देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश में आपका स्वागत है। धोखेबाजी चीन की फितरत है और उसने एक बार फिर यह साबित किया है। एक और ड्रैगन की भारत से बातचीत जारी है तो दूसरी ओर वो अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्स की तैनाती भी कर रहा है। उधर फिंगर एरिया में भी चीन अपनी बात से पलटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब चीन के सताए हुए लोगों ने ही उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। ताइवान चीन को चीरने के लिए तैयार है। चीन और ताइवान की सेनाएं आमने सामने। इसके साथ ही अमेरिका भी चीन को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है, TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि LAC पर भारतीय सेना की मूवमेंट से चीन घबरा गया है। चीन ने LAC पर रणनीतिक सपोर्ट फोर्स तैनात कर दी है। स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स सर्विलांस में माहिर है। चीन की यह रणनीतिक सपोर्ट फोर्स भारतीय सेना की गतिविधियों पर इसके जरिए चीन की मंशा है कि वो निगरानी रखे। LAC पर चीन की कम्युनिकेशन एक्टिविटी तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय सेना की तरफ से जो सख्त रुख अख्तियार किया गया है और भारतीय सेना की जो जबरदस्त मूवमेंट है इस वक्त LAC पर, उससे चीन बौखलाया भी हुआ है और परेशान भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती चीन की तरफ से कर दी गई। तो LAC पर चीन की कम्युनिकेशन एक्टिविटी तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर TV9 भारतवर्ष पर। LAC पर भारतीय सेना की मूवमेंट से चीन घबराया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरहद पर जो हिमाकतें जारी हैं चीन की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी फिंगर एरिया में चीनी सैनिक डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि आखिर ये ड्रैगन की नई चाल है क्या और इसके मायने क्या है, मतलब क्या है। देखिए, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। सुमित, जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि अब ये जो चीन ने नई चाल चलने की कोशिश की है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक फोर्स की तैनाती की गई, इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमारी जहां तक जानकारी है ये माना जाता है कि ये स्ट्रैटेजिक फोर्स जो होती है चीन की, ये कम्युनिकेशन में माहिर होती है और हमारी सेना की जो मूवमेंट है क्या उस पर नजर रख सकती है ये? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, समीर, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि स्ट्रैटेजिकली सपोर्ट करना अपनी फोर्सेस को, ये इसका मेन मकसद होता है। और 2015 के अंदर खासतौर पे इस पूरी फोर्स की को गठित किया गया था और इसका मकसद यही था कि जब PLA कोई बड़े ऑपरेशंस में जाए तो ये एक बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिसके अंदर ना सिर्फ सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, इन सब चीज़ों को लेकर इस फोर्स की तैनाती होती है। और ये बहुत खास है क्योंकि इसको लेकर इंटेलिजेंस, हमारी जो इंटेलिजेंस है बहुत लंबे समय से लगातार इसको सक्रिय थी और ये देखा गया कि खासतौर पर कहां पर, मैं आपको बताऊं, LAC की कई जगहों पर समीर इसके बारे में लगातार इनपुट मिले। और खास बात ये समीर कि इस इनपुट्स के बेसिस पे ही ये तय किया गया कि आखिरकार जो चीन है उसने अपने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की तैनाती की है। और कहा जा रहा है कि रणनीतिक निगरानी में काफी मददगार होती है ये SSF। निश्चित तौर पर आपको बताया था कि स्ट्रैटेजिक सपोर्ट यानी स्ट्रैटेजिकली सपोर्ट करना अपनी फोर्सेस को और साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत सक्षम होती है। 2015 के बाद से ही 5 साल करीब हो चुके हैं समीर, और इसको लेकर चीन बहुत ज़्यादा वहाँ की फोर्सेस में, खासतौर पे PLA के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और उसके बाद इसको 2015 में रखा। और अंतरिक्ष युद्ध में भी, क्योंकि आपको याद होगा कि कहा जाता है कि साइबर वॉरफेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबसे महत्वपूर्ण और चीन उसमें बहुत माहिर है। और ये उन्हीं फोर्सेस का, क्योंकि चीन को लगता है कि ना सिर्फ वो कर सकता है बल्कि अगर कोई दूसरा देश उस पर करे तो उसके लिए इन सपोर्ट फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सके। और क्योंकि जो सैन्य लेवल की बातचीत हुई है उसमें बहुत मजबूती के साथ हिंदुस्तान की तरफ से यह रुख रखा गया है कि आपको पीछे तो जाना पड़ेगा। पीछे जाता हुआ भी नजर आ रहा है चीन। कुछ एरिया से चीनी सेना जो है वो पीछे हटती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फिंगर एरिया में जमा हुआ है। और उसके बाद अब इस फोर्स की तैनाती, देखिए, इससे पहले मिसाइल फोर्स जो है, रॉकेट फोर्स जो वो तैनात किया था और उसके बाद अब ये फोर्स तैनात करना निश्चित तौर पर दर्शा रहा है कि चीन भले ही बातचीत जरूर कर रहा है लेकिन अपनी तैनाती भी, मोबिलाइजेशन भी। बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती के मतलब क्या है, मायने क्या है? क्योंकि हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स होते हैं वो तो आपको जानकारी देते ही हैं,
सुबह 10 बजे के इस बेहद खास बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ता है, जिनसे हम अब आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त विष्णु प्रकाश साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फोर्स की तैनाती का मतलब क्या है। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़ रहे हैं, जो कि उप सेना प्रमुख रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा युक्तेश्वर कुमार साहब, जो कि चीन के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो लंदन से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। सबसे पहले गुरमीत सिंह साहब, एक तरफ चीन की हिमाकतें सरहद पर अभी भी जारी हैं, और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने दौर की बातचीत होने के बावजूद भी, हिंदुस्तान की तरफ से कड़ा मैसेज देने के बावजूद भी फिंगर एरिया में चीनी सैनिकों की मौजूदगी आज भी है। और उसके बाद अब यह स्ट्रैटेजिक फोर्स की तैनाती क्या बता रहा है? समीर जी, देखिए, जो स्थिति अभी है वो टॉक्स भी है और डिसएंगेजमेंट भी है। उसके अलावा टेंशन भी है, प्रिपरेशन भी है, और हर एक लेवल के ऊपर में है। और मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप बैकग्राउंड को देखें कि अप्रैल एंड से इस इलाके में, इस लद्दाख में क्या हुआ है और अभी की एनवायरनमेंट क्या है, अगर इसको मद्देनजर देखें तो क्लियर दिखाई देता है कि ये जो अभी 14 तारीख को मीटिंग हुई थी, चौथी मीटिंग है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, और तकरीबन 15 घंटे चली है। तो क्या डिटेल, क्या डिफरेंसेस होंगे, ये इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। जो आपने बात कही स्पेशल स्ट्रेटेजिक फोर्स की, ये बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिसाइल, रॉकेट, सर्वेलेंस, ईडब्ल्यू, साइबर, इन सब में शामिल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप बारीकी से भारत की तरफ देखें तो भारत की जो अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस इस वक्त में है वो बहुत ही बड़े पैमाने की है। और ये जो अलर्टनेस है वो पहले दिन से ही है और उसके अंदर में इजाफा ही हुआ है। देखिए, अभी सबसे बड़ा जो बात है, एक तो चाइना ने जो गलतियां की हैं 6 से 15 जून, और खास जो 15 जून की रात को की हैं, उससे अभी किस प्रकार अपना फेस सेविंग करे, ये उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो चीन है, उसका जो जिस चीज में वो ज्यादा विश्वास रखता है वो है मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर, और जो दिखावा है, जो दिखाने की कोशिश करता है। और एक चीज तो पक्की है कि उसने पूरा दुनिया के साथ में, हर एक फ्रंट के साथ में एक अग्रेसिव से दिखाने की एक कोशिश की है। अग्रेसिवनेस, एक प्रोवोकेशन दिखाने की कोशिश की है, और अभी चारों तरफ से घिर गया है। बिल्कुल एलएसी पर ये जो एग्रेसिव रुख है, इसको कहीं ना कहीं चीन बरकरार रखना चाहता है। इस स्टेप से ये भी कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आता है। मैं अश्विनी सिवास साहब का रुख करूं, उससे पहले युक्तेश्वर कुमार जी, आप चीन की चालबाजियों को, चीन की फितरत को बखूबी समझते हैं। ये जो कदम उठाया गया है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स तैनात करने का, इसके पीछे क्या मंशा आपको नजर आ रही है? हम जानते हैं चीन को बहुत दिनों से, 1962 से हम देख रहे हैं, और हमारा संबंध चीन के साथ में 2500 साल से रहा है। काफी रहा है बुद्धिज्म और ट्रेड के थ्रू। लेकिन बॉर्डर पे जो हो रहा है, इसके लिए ऑब्वियसली भारत ने बहुत ही अच्छा किया है। और मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों को, जैसा हमारे पुराने जमाने में बोला जाता था विद्यार्थियों के लिए, कि सचेत होने की जरूरत है। तो इसलिए जो बॉर्डर फोर्स सचेत है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और विद्यार्थियों के लिए कहा जाता था कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी, उसमें कहा जाता है विद्यार्थी पंच लक्षणम। हमारे भारतीय सैनिकों को ये 5 लक्षण होने चाहिए। कि हमेशा जैसे काक की तरह चेष्टा और बगुले की तरह ध्यान बनाए रखना चाहिए। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो चीन का केवल भारत के साथ नहीं, अपने 14 देश जो उसके नेबर है, लैंड नेबर, और 18 जिसके साथ में उसका सी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो सी का जो डिफरेंसेज है वहां पे टेरिटरीज का, जैसे आपके स्पार्टलेज आइलैंड हुए या सीसा आइलैंड बोलते हैं चाइनीज में। तो इन आइलैंडों पे जब उसका काफी सारा प्रॉब्लम है, और इसमें टक्कर देने के लिए एकमात्र अगर उसका कोई नेबरिंग कंट्री है सही मायने में, तो वो भारत है। आज देखिए, भारत के साथ में चीन ने पंगा लेकर के काफी उसको परेशानी हो रही है। मैं ब्रिटेन में हूँ। आज देखिए, उसके हुआवेई न कि केवल अमेरिका में
बल्कि अब ब्रिटेन से भी उनको बोल दिया गया है कि 2027 तक आपका सारा ठीक है युक्तेश्वर कुमार जी, बिल्कुल आप चीन की चालबाजियों पर बात कर रहे हैं। आप ब्रिटेन में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं, और ब्रिटेन का जो रुख है, ब्रिटेन की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उस पर हिंदुस्तान की आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है कि वो हमारे साथ है? ये सवाल भी आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एलएसी पर फिर सामने आई है चीन की धोखेबाजी। फिंगर एरिया से पूरी तरह हटने में आनाकानी कर रही है चीनी सेना। समझौते में इलाके से हटने पर सहमति बन गई थी, उसके बावजूद भी देख लीजिए चीन का ये रुख। भारत इलाका पूरी तरह से खाली कराने पर अड़ गया है इस बार, और ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कई बार हुआ है जब सैन्य लेवल की, कमांडर लेवल की बातचीत में चीन की तरफ से वादा कर दिया जाता है, लेकिन उसको ग्राउंड पर अमल नहीं किया जाता है। इस बार भारत की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि आपको ग्राउंड पर स्थितियों को बदलना पड़ेगा, अप्रैल वाली स्थिति वापस लानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी फिलहाल चीन फिंगर एरिया से हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से फिंगर एरिया खाली करने में आनाकानी कर रहा है, पीछे हटने में आनाकानी कर रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, चौथे दौर की यह बातचीत 15 घंटे की मैराथन बैठक, और उसमें जो वादे किए गए चीन की तरफ से उस पर अमल करता हुआ पूरी तरह से तो कम नजर नहीं आ रहा है चीन। देखिए निश्चित तौर पर समीर, क्योंकि चीन लगातार जो बातचीत टेबल पर कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट जमीन पर नहीं कर रहा। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। चुशूल में 14 तारीख के जो कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई 14 घंटे चली। 14 घंटे तक समीर ये बातचीत चली, और सबसे लंबी बातचीत। और मैं आपको बता दूं, कोर कमांडर लेवल की ये बातचीतें बहुत कम होती हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से करीबन 4 बार ये बातचीत हो चुकी है, और चौथी बातचीत 14 घंटे तक हुई। इससे पहले 12 घंटे, 10 घंटे, इतनी लंबी बातचीत चल रही है। और ये डिसएंगेजमेंट का जो दूसरा प्रोसेस है। दूसरी चीज, मीटिंग में दोनों देशों के सैनिकों को घटाने के लिए शर्तें रखी गई। भारत की तरफ से कहा गया कि हम मोबिलाइजेशन को पीछे करेंगे, आप भी करिए जमीनी तौर पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने जो लगातार फिंगर 4 के पास जो मोबिलाइजेशन कर दी है, या फिर जो आपने डिप्लॉयमेंट कर दी है, जो आपने स्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं, या फिर आपने जो हैवी व्हीकल्स खड़े कर दिए हैं, वो भी आप धीरे धीरे पीछे ले जाइए। हालांकि भारत के सख्त लहजे से चीन पीछे हटना, और चीन को अप्रैल वाली यथास्थिति मेंटेन करने की, यानी स्टेटस को अप्रैल वाला, यानी चीन जो है पीछे जाए और दूसरी जगह, और चीन को, और इसके अलावा एक और समीर, एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि लगातार ये भारत की तरफ से पूरा चीन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप यथास्थिति पीछे रखिए। हालांकि चीन फिंगर 4 एरिया से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं, और चीन फिंगर 4 8 वाली स्थिति में आए तभी बात करेंगे। ये भारत ने साफ तौर पर समीर कह दिया है कि आप अगर स्टेटस को अप्रैल वाला नहीं रखते तो फिर आगे बातचीत करने का कोई तुक नहीं है, कोई वो नहीं है। और इसके अलावा एक और बात की, भारत ने कहा कि खाली जगह पर पेट्रोलिंग नहीं होगी, यानी जो बफर जोन बनाया गया है, उस पर दोनों ही पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बफर जोन को खाली करना या फिर डिसएंगेज करना, पीछे हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं समीर कि आखिरकार क्या है। अगर आप ये देख रहे हो नीचे, ये पैंगोंग तो झील है 135-137 किलोमीटर की, आप देख रहे हो। इसके ऊपर पेट्रोलिंग 2 तरीके से होती है। एक तो फुट पेट्रोलिंग इस बैंक के साथ साथ में जहां पर रोड तैयार की जा रही है, और यहां पर दूसरा बोट्स के जरिए। अब चीन ने अप्रैल के बाद यानी मई महीने में खास तौर पर फिंगर 8 से आकर फिंगर 4 पे ना सिर्फ यहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी, ये 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है समीर पूरा, फिंगर 4 से फिंगर 8, और यहां पर ना सिर्फ अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी बल्कि रिजेस के ऊपर भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेस, हाइट, हर किसी चीज के अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और यही वजह है कि भारत ने जब इससे पहले वाली जो मीटिंग की थी 30 जून को, तब चीन हॉट स्प्रिंग से फिंगर 14 से हटने को तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी इन रिजेस के ऊपर लगातार बना हुआ, और ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है समीर। जी बिल्कुल सुमित, बहुत तफसील से आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चीन की रणनीति क्या है इस वक्त फिंगर एरिया पर। हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, अब आपको मंशा क्या नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिंगर एरिया में चीन की सैनिकों की क्या स्थिति है ये सुमित ने बहुत तफसील से बताया। अब आपको मंशा क्या नजर आती है, वो भी तब जब 14-15 घंटे की मैराथन बातचीत चली है, और उसमें इस बात पर सहमति बनी कि भाई अप्रैल वाली स्थिति जो है उसमें वापस लौटना होगा चीन को। बिल्कुल समीर, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो फ्रिक्शन पॉइंट है गलवान में, PP-15 में, और आपका हॉट स्प्रिंग में और गोगरा में,
वहां तो चीन पीछे हट गया, भारत भी पीछे हट गया और एक बफर जोन बन गया। प्रॉब्लम है फिंगर 4 से फिंगर 8। मैं पहले भी इस बार बता रहा हूं कि जो फिंगर 4 से फिंगर 8 की जो हाइट्स हैं, उनका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। उस हाइटों से आपका ये जो त्रिशूल और डेमचौक के प्लेन्स हैं, उसको आप डोमिनेट कर सकते हो। और पहाड़ों में लड़ाई होती है हाइट्स की, तो इसलिए चीन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता और इसलिए इसको डिले कर रहा है। और इसके साथ साथ जो हाइट पकड़ी हुई है चीन ने, उसके अंदर जो ये लेक है जो 135 किलोमीटर का, जो 45 किलोमीटर हमारा और 90 किलोमीटर करीब करीब चीन का, उसको भी ये पूरा डोमिनेट करता है। और जो लॉन्च पैड है हमारे लुकुंग में, जहां से बोट लॉन्च होती हैं और हमारे ट्रिप्स लॉन्च हो सकते हैं लेक में, उसको भी ये डोमिनेट करता है। तो मेरा मतलब ये है कि ये तो मुझे पूरा विश्वास है चीन जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 से, उनको छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा जब तक भारत अच्छी तरीके से प्रेशर ना डाले, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक बड़ा एडवांटेज। दूसरा याद रखो समीर, एक जगह और प्रॉब्लम आने वाली है आपकी, डेप्सांग के जो वाई जंक्शन है, वहां पर जो चीन है कुछ न कुछ थोड़ा सा अंदर आया हुआ है और वो वहां से नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी और जो डीबीओ का एरिया है, वहां से वो डोमिनेट करने की ट्राई करेगा। क्योंकि आपको पता है जो ये सब सेक्टर नॉर्थ जो दौलत बेग ओल्डी का इलाका है, वो 8 किलोमीटर साउथ में है आपके काराकोरम पास से। तो चीन ये सोच रहा है, चीन कहीं ना कहीं ये लग रहा है चीन को, इसीलिए ये एसएसपी लेके आया, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, कि उसको लगता है कि अगर आप दौलत बेग ओल्डी से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अक्साई चीन की तरफ या गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ कुछ करने का सोच तो नहीं रहे हो, तो वो भी उसको भी एक डर है। बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव, बहुत सलीके से आपने बेपर्दा किया है चीन की मंशा को। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश साहब, जिस तरह से श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि भाई दबाव हमें और ज्यादा बनाना पड़ेगा, आपके हिसाब से दबाव किस लेवल पर इस वक्त जरूरी नजर आ रहा है और कितना जरूरी नजर आ रहा है? क्योंकि जब हमारे एनएसए अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए थे और उसके बाद हमने देखा जगह जगह से चीनी सेना पीछे हटने लगी भी, लेकिन अभी भी फिंगर एरिया में, डेप्सांग के इलाके में ये गतिरोध बना हुआ है। क्या किया जाए सर अब? देखिए, चीन की मंशा पहले दिन से बड़ी साफ है कि वो भारत की जमीन हथियाना चाहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डिसएंगेजमेंट हुई है, वो गलवान वैली से बाहर गए हैं, पीछे गए हैं, तो कोई अपनी खुशी से नहीं गए हैं, वो प्रेशर के कारण गए हैं। और एक चीज जरूर है नोट करने वाली कि जब हमारे एनएसएस की बात हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके विदेश मंत्री की, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट इशू हुई थी, हमने अपनी स्टेटमेंट में कहा था स्टेटस को एंटे, पर जो उनके विदेशी प्रवक्ता हैं उन्होंने कभी स्टेटस को एंटे की बात नहीं की है। तो ये एक स्टेटमेंट्स में और एम्बिशन में फर्क है। अब चीन इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। वो वापस हटने के लिए नहीं आया था, पर जब उसने देखा कि भारत के इरादे सुदृढ़ हैं, जब भारत, जैसे पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था कि जब धौंसिए को आप की धौंस नहीं सहते तो उसको दोबारा सोचना पड़ता है। और दूसरा ये है कि चीन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विदेश में, दुनिया भर में ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, क्योंकि अब तक तो वो जो चाहते थे वो कर रहे थे, पर एकदम से पासा पलटता नजर आ रहा है। क्या कल होता है वो भगवान जाने। पर जब तो आपने पूछा कि क्या करना चाहिए हमको, एक तो सतर्कता तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, क्योंकि हम अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हर लेवल पे प्रेशर रखना पड़ेगा, और हमारी फौजें भी कोई कम नहीं है। हमारी जो माउंटेन डिविजन्स हैं, हमारी जो बैटल हार्डन फोर्सेस हैं, वो उनका जवाब दे सकती हैं। तो चीन अब ये जान गया है, पर वो हर कोशिश करेगा रहने की, और हमको हर प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो वापस चले जाए। बिल्कुल, और ये तिलमिलाहट जो है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हिंदुस्तान को जिस तरह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है इस तिलमिलाहट की, चीन की। और उससे से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि अमेरिका ने एक बार फिर भारत को अच्छा दोस्त बताया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की बातचीत हुई है। पोम्पियो ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री से चीन सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। तो माइक पोम्पियो की
हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हुई है और चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान तो मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन। चारू, और इससे पहले देखिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दबाव हमने बनाया है निश्चित तौर पर और उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन और ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है। पिछले दिनों हमने देखा जो चीनी कंपनीज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट जगह जगह केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों ने अपने तौर पर भी फैसला लिया, वो रद्द किए गए। 59 चाइनीज ऐप्स हमने बंद किए। तो आर्थिक स्ट्राइक तो हुई है, उसका असर भी हुआ है, लेकिन अभी इस तरह का दबाव जो है वो और ज्यादा जरूरी है, ये हर कोई मान रहा है। क्या स्ट्रेटेजी है हमारी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं समीर। और जैसा ही अभी कोई पैनल पे कह रहा था कि चीन स्पेशलिस्ट है डेटा चोरी में और वो उसी टाइप का वॉरफेयर अब करने वाली है, लेकिन अगर चीन चालबाज है तो भारत भी अब चौकन्ना है और उनकी सारी चालें हम समझ पा रहे हैं, हम रीड कर पा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर पा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने भी मेंशन किया, इन एप्स को बैन करना भी ये डेटा प्रोटेक्शन की तरफ ही एक भारत का कदम था। 2 हफ्ते पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बॉर्डर तक गए थे, आज हमारे रक्षा मंत्री जी वहां जा रहे हैं। तो जिस तरीके से इस समय सब बातों को हैंडल करा जा रहा है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। जैसा मोदी जी ने भी कहा कि चीन के एक्सपेंशनिज्म को अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे और आसपास के अभी जो चीन के बाकी नेबर्स भी हैं, जो बाकी पड़ोसी हैं चीन के भारत के अलावा, एक पाकिस्तान को अगर आप एक तरफ निकाल भी दें, नेपाल की सिचुएशन अलग है, लेकिन साउथ चाइना सी और इन सब जगहों में जितने नेबर्स हैं वो सब भारत को अब सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पहले अगर कोई सरकारें मुद्दे दबाती थी तो इस समय हमने चीन को दबाया है, हमने चीन को टेबल पर लाया है कि वो बात करे, वो धीरे धीरे हमारी टेरिटरीज जहां पर वो एनक्रोच कर रहे हैं वो विड्रॉ करने लगे। और चीन को भी ये बात समझ में आती है, कोरोना के बाद चाइनीज इकोनॉमी ने, चाइनीज साइकी ने एक बहुत बड़ी हिट ली है और ये इस चीज का प्रभाव बहुत लंबे समय तक देखेंगे। भारत एक उभरती ताकत है दुनिया भर में और जैसे जैसे कोरोना के बाद भारत अपना नया रूप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि यूएस हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है, यूएस ही नहीं विश्व भर में हमारे लिए अच्छी बातें हो रही हैं, हमने सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। तो जितनी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी उतना चाइना को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ गुरमीत सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? माइक पॉम्पियो से एस जयशंकर की बातचीत होती है जिसमें वो ये कहते हैं, एक बार फिर बल्कि ये दोहराते हैं कि हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का, और चीन सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। जाहिर है उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो सीमा पर हालात हैं जाहिर है उससे वाकिफ कराया गया होगा माइक पॉम्पियो को भी कि चीन किस तरह की हिमाकतें कर रहा है। अमेरिका से क्या उम्मीद की जाए? समीर जी, अभी तो चाइना ने सारे फ्रंट खोल दिए हैं और पूरा विश्व उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है जी। अभी चाइना ने जिस प्रकार साउथ चाइना सी के अंदर में भी एक फ्रंट खोला हुआ है, उसमें भी एक नया ही एक पूरा विश्व इकट्ठा होकर उभरा है। आपने देखा है कि किस प्रकार अमेरिका ने उस जगह के ऊपर में अपने 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। उसके अलावा जो साउथ ईस्ट सी है वहां पर भी जो एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और अमेरिका ने अपनी जो एरियल रेकी सर्वेलेंस की जो उनका ग्यांगजोंग इलाका है जहां पर उसका ईस्टर्न थिएटर है, वहां पर भी एक्टिविटी बढ़ाई है। देखिए, मैं समीर जी आपका एक शब्द इस्तेमाल करके जो आपने बोला बेटुक बात ये है कि ये सब प्रेशर के बाद में चाइना को कंप्लीट रिस्टोरेशन करना पड़ेगा जो स्थिति में 5 से पहले थी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये जो बात है एलएसी का जो स्टेटस को है उसके ऊपर में रिस्टोर करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट एज अ इंडियन एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जिस प्रकार हमारी अलर्टनेस और प्रिपरेशन है, हमारे अंदर में किसी को कोई ये शक और शंका नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चाइना पीछे हटेगा कि नहीं हटेगा, उसको हटना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी सिवाज साहब, अभी जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है क्या कि चीन को पता है कि आने वाले वक्त में क्या करना है, पीछे हटना है, ये समझ में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टाइम बाइंग हो रही है कि कैसे भी करके इस प्रोसेस को डिले किया जा सके?
बिल्कुल 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 समीर, आपने बहुत अच्छा बोला। और देखो, कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो, ये एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चीन की मंशा को आप समझो। चीन जो है इसको डिले करना चाहता है कि जो ये फिंगर से और डेप्सेंग से जितना डिले होगा उतना वो सोचेगा, करेगा, क्योंकि इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को भी अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अगर आप आज हम अमेरिका के साथ मिले हैं तो खुल के सामने आ गए हैं, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो आर्म्ड अभी जो है ड्रोन्स की जरूरत है। तो एक प्रकार से आज की तारीख में भारत खुल के चीन के अगेंस्ट आ गया है। आज की तारीख में उसने हांगकांग के बारे में भी बोलना स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं तिब्बत में भी। तो चीन को आने वाले टाइम में बड़ा नुकसान होगा। पर मैं ये कहूंगा कि अगर चीन की मंशा को आप देखो तो चीन को अच्छी तरीके से लीड को कहता कुछ है, करता और है। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें अगली तैयारी रखनी है। हमें यह सोचना है, हो सकता है हमें सर्दियों में यहाँ रहना पड़े। हमारी जितनी फोर्स लेवल है उसके 2 ही एक प्रकार से आपके आर्टरीज हैं, एक रोहतांग पास से, एक जोजिला पास से। उनको खोल के रखना है। आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक बिल्डअप करना है, अपने वेपन अम्यूनिशन करना है। तो एक प्रकार से आपको पूरी तैयारी करना है और चीन को हर तरफ से घेरना है। चीन को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरी। चीन को भी कहीं ना कहीं ये शक है कि भारत एक बैटल हार्डेंड फौज है और भारत इस बार बड़ी मंशा से आया है, भारत पीछे हटने वाला नहीं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि चारों तरफ से घेरना पड़ेगा चीन, ये चीन तभी मानेगा। और अभी गुरमीत सिंह साहब जिक्र कर रहे थे साउथ चाइना सी का, और साउथ चाइना सी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। चीन ताइवान की सेनाएं आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। तामसुई नदी पर चीन ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। नदी के एक किनारे पर ताइवान है जबकि दूसरी ओर चीन है। वहीं ताइवान ने अपने सालाना युद्धाभ्यास में इस बार पहले से ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि ताइवान 1984 से हैंडकुआंग ड्रिल करता आ रहा है, जिसका मैंड्रिन में मतलब होता है खोया हुआ क्षेत्र वापस हासिल करना। और अब चीन और ताइवान की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। तामसुई नदी पर चीन का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है और दूसरी तरफ ताइवान की सेनाओं ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नदी के दूसरी तरफ तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी युद्धाभ्यास की हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। चीन और ताइवान की सेनाओं का आमने सामने आना ऐसे वक्त में जब लगातार तनातनी का दौर चल रहा है और चीन की तरफ से ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताइवान भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में नजर आ रहा है चीन को। मतलब क्या है इस युद्धाभ्यास का? हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। सुमित, तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन ये युद्धाभ्यास दरअसल बता क्या रहा है, दिखा क्या रहा है, ये हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, चीन लगातार समीर, ये चीन की स्ट्रैटेजी रही है साई ऑप्स की, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना दूसरी कंट्रीज पे। और अगर आपको याद होगा, ये चीन बहुत लंबे समय से करता है और इसके लिए वो अपनी अलग अलग एजेंसीज को भी इस्तेमाल करता है। ग्लोबल टाइम्स भी उसी की एक एजेंसीज में से शामिल, और उसने ये कुछ चीज़ें भारत के साथ करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जब जवाब दिया चीन को, तो ना सिर्फ ताइवान जैसे देश बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। और मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार ताइवान और चीन के बीच का थोड़ा सा विवाद, समझ लीजिए ये वॉल है हमारी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि चीन का क्या दावा है और ताइवान क्या कहता है। दरअसल चीन भविष्य में ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है और ताइवान का इस पर लेकर साफ तौर पर कहना है कि ताइवान की बड़ी आबादी चीन से अलग होना चाहती है। वो नहीं मानती कि वो एक अलग, वो साफ तौर पर कहती है कि वो एक अलग देश है, वो चीन का हिस्सा नहीं है। दूसरा पॉइंट, 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा गया था करीबन 20 साल पहले भी कि आप 1 कंट्री और 2 सिस्टम्स के तौर पर काम कीजिए। ताइवान ने 1 कंट्री 2 सिस्टम के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया था समीर, कहा था कि हम आपकी किसी भी प्रेशर को नहीं मानते, हम आपके सिस्टम्स को नहीं मानते, हम एक अलग देश है। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं, चीन हमेशा से ताइवान को स्वतंत्रता पर ऐतराज जताता, यानी उसकी इंडिपेंडेंस पर ऐतराज जताता है। और खास बात यह कि साल 2000 के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति ने इंडिपेंडेंस की बात की थी, यानी वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमें चीन के चुंगल से हटना है, हमें निकलना है। और ये साफ तौर पर ताइवान का रुख था और ये ताइवान लगातार चीन को चैलेंज करता है। और अगर अगला पॉइंट जाए कि दबाव बढ़ने के लिए चीन का साउथ चाइना सी में नौसेना अभ्यास, ये एक साई ऑप्स का तरीका है चीन का जो हमेशा करता है। ताइवान ने भी युद्ध अभ्यास में पहले से ज़्यादा डिफेंस तकनीकों का इस्तेमाल किया, यानी
ताइवान ये जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश है, इसलिए जब भी चीन इस तरीके से हरकत करता है तो ताइवान उसी का जवाब देने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम में अपनी चीज़ों को भी तैनात कर देता है। चीन ने भोई खाड़ी में तट पर युद्धाभ्यास किया है और ताइवान ने तामसुई नदी पर युद्धाभ्यास किया, यानी जब चीन कुछ दिखाने की कोशिश करता है तो ताइवान उसका जवाब दिखाता है और ये दिखाता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। युक्तेश्वर कुमार साहब का एक बार फिर मैं रोक करूंगा, सीधे लंदन आपको लिए चलता हूं। युक्तेश्वर जी, कुल मिलाकर देखिए बात ये सीधी सी है कि साउथ चाइना सी जिस पर एक तरह से दबदबा था चीन का, और वो दबदबा कायम करने की कोशिश में अभी भी चीन नजर आ रहा है, लेकिन इस बार जो मूड नजर आ रहा है बाकी कंट्रीज का, साउथ चाइना सी में जिस तरह से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े वॉरशिप तमाम देशों के मौजूद हैं, सीधी चुनौती चीन के दबदबे को साउथ चाइना सी में। जी बिल्कुल, क्योंकि चीन का, जैसे आप साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, तो उसके बड़े सारे ही मैरीटाइम डिस्प्यूट जो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं साउथ चाइना सी में, उसका रहा है। ताइवान के साथ में रहा है, मैंने बताया, जबकि ताइवान को अपना अंग मानता है, फिर भी उसके साथ में उसका उन आइलैंडों पे रहा है, उसके साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट फिलीपींस के रहा है, स्कार्बरो रीफ कहते हैं, इंडोनेशिया के साथ रहा है, वियतनाम के साथ में रहा है, ब्रुनेई के साथ में रहा है, मलेशिया के साथ में रहा है, जापान के साथ में रहा है, साउथ कोरिया के साथ में रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ में भी, जो सी ऑफ जापान जो बोलते हैं, वहां पे भी उसका रहा है, सिंगापुर के साथ में रहा है। तो उसका क्या है कि पंगा बड़े देशों के साथ में, पर हमें ये समझने की बात है कि डैन एल्टमन एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जर्नल में उन्होंने एक बहुत अच्छी सी एक रिसर्च किया है कि अगर 59 लैंड ग्रैब कोई कर सके, तो पिछले 50 सालों में लैंड ग्रैब हुआ है, उसको 47 सालों तक जिसने कर लिया उसको रखा हुआ है। तो 1962 में जब चीन ने हमारा लैंड ग्रैब किया और उसमें से हमारे कुछ जो भाग हैं उसको उसने ले लिया। हालांकि चीन में तो बोलते हैं कि चीन ने 1962 की लड़ाई जीती, लेकिन भारत ने एक प्रदेश जीत लिया। उनका कहना है कि चीन पीछे हट गए थे। बाकी बात जो भी हो, चीन पे मैं सारे पैनलिस्टों से बिल्कुल ही सहमत हूं कि हमें सबसे पहले तो सचेत रहने की जरूरत है, और हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारे साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ी विश्वासघात हुई है। मैं भी चीन के ऊपर में इतना काम कर रहा था, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मार्च अप्रैल में ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विश्वासघात जो है वो चीन की फितरत में नजर आता है। चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले हमने जब देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए हौसला अफजाई के लिए हमारे सैनिकों की LAC पर, और जिस तरह ने उन्होंने जाकर वहां पर जवानों को संबोधित किया, उससे हमारे जवानों का हौसला बढ़ा। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। LAC और LOC दोनों जगहों के हालात को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो मॉनिटर करेंगे। ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं, दबाव उससे जबरदस्त पड़ता है चीन पर, और अब रक्षा मंत्री का ये दौरा। समीर, आपने ठीक कहा। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मोदी जी का जाना और उसके बाद अब इतनी जल्दी रक्षा मंत्री का जाना, ये एक संदेश चीन को है, और ये एक संदेश हमारी अपनी सेना को भी है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। और इस बार जब रक्षा मंत्री जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम जो वो प्रॉपरली वहां पर सॉर्ट करके आएंगे, वो है एक्विजिशन का काम। तो यूजुअली सरकारों में एक्विजिशन में बहुत समय लगता है, लेकिन अब जब राजनाथ जी वहां पहुंचेंगे, वो एक सिस्टम सेट करेंगे जिससे एक्विजिशन बहुत जल्दी हो पाएगा उन चीजों का जिनकी हमको, हमारी सेनाओं को जरूरत है। तो जब ये सब चीजें फॉल इन ऑर्डर होती जाएंगी, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है चाइना को भी। चाइना को पता है कि वो कितनी भी हरकतें करती रहे, भारत बहुत ही ज्यादा चौकन्ना है, वहां पर नजर रखे हुए हैं। सिर्फ वहां पर सेना तैनात नहीं है, सरकार की वहां पर नजरें हैं। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत लार्ज हिट आउट हो सकते हैं चाइना के ऊपर।
क्योंकि हम ये देखते हैं जब फॉल इन सेंटिमेंट होता है एक देश के लिए, उसका असर हर तरीके से पड़ता है। तो चाइना के ऊपर अब हर तरीके से नेगेटिव सेंटिमेंट का असर पड़ना शुरू हो गया है। बहुत तरीके से मुझे ये चाइना की बौखलाहट भी लगती है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में चाइना के नाम पर ही विश्वास खत्म हो गया है। अब ताइवान में इश्यूज हैं, हांगकांग में इश्यूज हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर में इशू है, लेकिन इंडिया चाइना के लिए एक ऑल्टरनेट भी खड़ा हो रहा है दुनिया के सामने, चाहे एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह हो या एक बहुत अच्छी जगह। चारू, क्या हमने थोड़ी देर पहले बात की जिस तरह से हमने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं चाइना पर, जिस तरह से 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए, उसके बाद हमने देखा गलवान घाटी से सैन्य लेवल की भी हालांकि बातचीत हुई, हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने भी बातचीत की उनके विदेश मंत्री से। उसके बाद गलवान घाटी में गतिरोध खत्म होता हुआ नजर आया, दोनों तरफ से सेनाएं जो हैं वो पीछे हटी। लेकिन इस बीच चीन की तरफ से बार बार ये गुजारिश भी की गई, ये निवेदन भी किया गया कि आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो हमारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वो आप हटा लीजिए। क्या एक तरह की बार्गेनिंग की भी कोशिश है चीन की? ये देखिए, जो भी ये बोलता है कि चीन को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो गलत बोलता है। क्योंकि चीन की इकोनॉमी डिक्लाइन पर है जहां पर भारत की इकोनॉमी राइज पर है। चाहे दुनिया में एक कोरोना का प्रभाव है और इकोनॉमी सब जगह बहुत मंदी है, हाँ। उस मंदी इकोनॉमी में भी भारत की पोजीशन बाकी जगहों से अच्छी है। हम अपनी इकोनॉमी को पुश करने के लिए हर किस्म के प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत भी उसी तरफ एक कदम उठाया गया है। तो चाइना जब हमसे बार्गेन करता है, हमारा जवाब चाइना को यही जाता है कि आप हमसे बार्गेन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमारी बॉर्डर्स में जो आपने मेस क्रिएट कर रखा है आप उसको क्लियर आउट नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल मैसेज यही दिया जा रहा है हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और जो सैन्य लेवल की बातचीत हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कड़ा रुख जो है वो अख्तियार कर रखा है हिंदुस्तान ने, और ये इस वक्त बहुत जरूरी भी नजर आ रहा है। और देखिए, हम प्रतिबंधों का ही जिक्र कर रहे हैं और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने चीनी कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। हुआवेई समेत कई आईटी कंपनियों के वर्कर्स पर रोक लगाएगा अमेरिका, ये अमेरिका ने तय कर लिया है। आईटी कंपनी के कर्मचारियों को वीजा देने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान सामने आया है। पहले चीन के 3 अधिकारियों पर रोक लगाई गई थी और अब ये नया प्रतिबंध चीनी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है। और आप देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही खबर दी कि किस तरह से माइक पोम्पियो की बात हुई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से, और उसमें चीन को लेकर जो सीमा विवाद चल रहा है उसका भी जिक्र हुआ है। डिटेल्स हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन बातचीत हुई है चीनी सीमा विवाद को लेकर। और अब अमेरिका की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि उसने चीनी कंपनियों पर अपनी तरफ से भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, बैन लगा दिए हैं। विष्णु प्रकाश साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई है और ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्या लगता है आपको ये चीन पर जो दबाव बनाया जा रहा है उस दबाव को बढ़ाने में ये कारगर साबित होगा क्या? बहुत हद तक होगा, क्योंकि चीन अगर किसी एक मुल्क को दुनिया में अपना बराबर समझता है, हाँ। वो है अमेरिका। चीन हायरार्किकल सोसाइटी है, वो बाकियों को अपने आप से नीचा समझते हैं। और चीन का मनोबल क्यों बढ़ा? मनोबल इसलिए बढ़ा कि पिछले 10 साल अमेरिका का ध्यान थोड़ा सा बटा हुआ था, और अभी भी था नहीं कह सकता, बटा हुआ है। और क्योंकि अमेरिका का ध्यान बटा हुआ था और उन्होंने चीन को करने दिया जो साउथ चाइना सी में करने दिया और जगह पे करने दिया, सिर्फ धमकाते रहे अमेरिका को, चीन को, पर और कुछ नहीं किया। तो उसके कारण चीन को लगा कि अब तो इनका समय आ गया है। पर ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ट्रंप साहब को कि उन्होंने पिछले 3 साल से लगातार 2.5 साल से चीन के प्रति अपना रुख कड़ा करते जा रहे हैं। और अब जो रुख है उनका, ये अगर रुख अमेरिका का 10 साल पहले होता तो शायद ये नौबत ना आती। बहरहाल अब जो लगता है कि जिस तरह से साउथ चाइना सी में उन्होंने चीन को चुनौती दी है, बाकी जगहों पर चुनौती दी है, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और ये मुझे नहीं लगता कि चीन और अमेरिका का रिश्ता दोबारा से, या कि दुनिया का रिश्ता चीन के साथ दोबारा से वो होगा जो अब तक रहा है।
मुझे ये लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना जरा ज्यादा खेल खेल गए हैं, क्योंकि देखिए वो एक अथॉरिटेरियन लीडर हैं, बबल में रहते हैं, उनके चारों तरफ उनको तो ये कहते हैं कि साहब आप तो महान हैं, तो वो एक रियलिटी से वंचित हैं। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से ब्लो बैक होगा, इस तरह से पुश बैक होगा, भारत करेगा, अमेरिका करेगा, बिल्कुल जापान करेगा। तो ये हकीकत है और चीन को दोबारा सोचना ही पड़ेगा। विष्णु जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही और बहुत मुमकिन नजर आ रहा है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उसके बाद चीन का बाकी मुल्कों से, हिंदुस्तान समेत दुनिया के बाकी मुल्कों से वैसा ही रिश्ता दोबारा हो पाए, इसके आसार कम ही नजर आते हैं। और हांगकांग पर अमेरिकी रुख से चीन बौखला गया है। चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास, हांगकांग के विशेष दर्जे को खत्म करने का विरोध किया गया है। अमेरिका ने यह विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस, कल खत्म कर दिया था। हांगकांग में चीनी दखल के बाद अमेरिका का यह बड़ा फैसला सामने आया था। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, आखिर में आपसे अभी जो स्थिति एलएसी पर नजर आ रही है सर, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, ये गतिरोध जो है ये अभी कितने दिन तक और बरकरार रहता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर अब लग रहा है कि हल की तरफ हम बढ़ चलें? समीर जी, 3 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे 11,000 फीट में लेह में, और हिंदी में बोले थे और बिना नाम लिए हुए संदेश दिया था और विस्तार बात के बारे में बात किया था। जी। अभी रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं और 13,000 14,000 फीट के ऊपर में जाएंगे और वहां से जो संदेश और कोऑर्डिनेशन और जो मैसेज होगा वो भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। रक्षा मंत्री जी इससे पहले रशिया गए थे, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं पूरे विश्व के, उनसे बात किया है और जिस प्रकार से फ्रांस, इजराइल और यूएस के साथ में बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बात हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस जगह में जाना और दोनों ही जगह एलएसी और एलओसी पर जाना और संदेश देना, क्योंकि क्योंकि चीन की सेना एक तरफ एलएसी पर हिमाकतें कर रही है और चीन की शय पर पाकिस्तान एलओसी पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दोनों जगहों पर जाना है, एलएसी और एलओसी पर दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत सिंह साहब, अश्विनी सिवाच साहब, विष्णु प्रकाश साहब, हमारे साथ युक्तेश्वर कुमार जी लंदन से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित चौधरी आपका भी, और चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।